हेलो फ्रेंड्स, संघर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारी अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ ये कोरोना वायरस फैला हुआ है। पृथ्वी पर जितने भी देश हैं लगभग सभी जगह कोरोना वायरस का प्रकोप इस समय छाया हुआ है। तो कोरोना वायरस होता कैसे है कि कोरोना वायरस जैसे ही हमारे शरीर में पहुँचता है, कहाँ पर, हमारी बॉडी में कोरोना वायरस जैसे ही हमारे शरीर में पहुंचता है, तब क्या करता है, हमारे सेंट्रोसोम से मिलकर और कोरोना वायरस जनरेट या उत्पन्न करने के लिए कहता है। किससे मिलता है? हमारे सेंट्रोसोम बोले तो हमारा जो तारक हमारे तारक से और कोरोना वायरस उत्पन्न करने के लिए कहता है। तब और कोरोना वायरस हमारा सेंट्रोसोम बना लेता है। फिर होता क्या है कि हमारा न्यूक्लियर होता है। क्या होता है? हमारा न्यूक्लियर लाइसोसोम से इन सेल्स कोशिकाओं को मारने के लिए कहता है। कौन सा? हमारा जो न्यूक्लियर है, हमारा केंद्रक। क्या है? हमारा केंद्रक। तो हमारा जो न्यूक्लियर है वो क्या करता है कि लाइसोसोम से हमारी जो सेल्स हैं, हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स की जो सेल्स हैं उनको मारने के लिए कहता है। और ये हमारे सेल्स को क्या करता है? लाइसोसोम डैमेज कर देता है। जब हमारे लंग्स की सेल्स डैमेज हो जाती हैं तो व्यक्ति को क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, और एटलीस्ट लास्ट में होता क्या है कि व्यक्ति की डेथ हो जाती है। व्यक्ति क्या होता है? मर जाता है। तो कोरोना वायरस से कैसे बचना है, इसके लिए आगे इसके उपाय और इसकी टेस्टिंग इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। देखिए आप आगे। जल्द ही लौटेंगी खुशियाँ। क्या है? जल्द ही लौटेंगी खुशियाँ। इस समय कोरोना वायरस को लेकर के सभी के अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है, और बात सही भी है कि जल्द ही लौटेंगी खुशियाँ। अभी कुछ गमों का शोर है, अभी सभी के अंदर। इससे कैसे बचा जाए, मायूसी छाई हुई है। और ज़रा क्या संभल के रहिए। कैसे रहिए? ज़रा संभल के रहिए, इम्तिहानों का दौर है। ये समझ लीजिए कि जो नेचर है, प्रकृति है, आपका इम्तिहान ले रही है कि कभी भी कोई डिजीज़ या कोई वायरस हमारी पृथ्वी पर आ जाता है तो उससे बचने के लिए हमें इस तरह से सतर्क रहना चाहिए। ये देखिए क्या है, कोरोना वायरस का क्या है स्ट्रक्चर है। इसका ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर। इसमें होता क्या है कि एक तो होती है इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन, एम प्रोटीन। एक होती है इसमें न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन, एन प्रोटीन। दूसरी होती है इसमें स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन क्या होती है? इसकी एंट्री प्रोटीन होती है। क्या होती है? इसकी एंट्री प्रोटीन। एंट्री प्रोटीन का मतलब है कि ये प्रोटीन क्या करती है कि हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, उनके ऊपर रिसेप्टर लगा होता है। तो ये स्पाइक प्रोटीन उस रिसेप्टर से जा करके चिपक जाती है। और एक जो इसमें होती है ई प्रोटीन, एनवेलोप प्रोटीन। अब आप आगे देखिए कि ये क्या है, हमारे लंग्स हैं। क्या है? हमारे लंग्स, हमारे हैं फेफड़े। यहाँ पर लगा होता है रिसेप्टर। यहाँ पर क्या होता है? रिसेप्टर। क्या बोलते हैं इसे? रिसेप्टर। तो कोरोना वायरस क्या करता है कि इस रिसेप्टर से आकर के इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है ये चिपक जाती है, और जब हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से हमारे लंग्स में क्या करता है? पहुंच जाता है। क्योंकि इसके ऊपर क्या है, ये जो हमारा रिसेप्टर है, रिसेप्टर में इसकी स्पाइक प्रोटीन लगी होती है। कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन हमारे रिसेप्टर से जा के चिपक जाती है और हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। क्या? कोरोना वायरस। जब हमारे अंदर पहुंचता है, जो हमारी सेल्स हैं, ये क्या है? हमारी सेल्स, हमारी जो लंग्स की सेल्स हैं, कोशिकाएं, तो उनके अंदर क्या होता है? हमारा न्यूक्लियर होता है। हमारा क्या होता है? न्यूक्लियर केंद्रक होता है। केंद्रक होता है। तो क्या कहता है? केंद्रक से मिलकर राइबोसोम से, केंद्रक में यहाँ को क्या होता है? हमारा राइबोसोम से मिल करके और हजारों कोरोना वायरस उत्पन्न करने के लिए कहता है। तो क्या करता है कि ये, इधर देखिए आप, ये है इसका क्या है, ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये इसका कोरोना वायरस का क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल बोले तो इसका स्वभाव या इसके गुणसूत्र, जेनेटिक मटेरियल। तो कोरोना वायरस करता क्या है कि राइबोसोम का अपना जेनेटिक मटेरियल दे देता है। और राइबोसोम का काम क्या है? हमारी बॉडी में प्रोटीन उत्पन्न करना। राइबोसोम क्या करता है? हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन उत्पन्न करता है। लेकिन कोरोना वायरस राइबोसोम को अपना जेनेटिक मटेरियल देता है। तब ये क्या करता है? ये आप देख रहे हैं फोटोकॉपी मशीन। तो ये जेनेटिक मटेरियल जैसे ही कोरोना वायरस से लेता है, तो उसी की तरह एक और कोरोना वायरस फोटोकॉपी मशीन की तरह कॉपी कर करके कोरोना वायरस उत्पन्न करने लगता है। कौन करने लगता है? हमारा राइबोसोम, और कोरोना वायरस बनाने लगता है। इसके बाद होता क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ने लगता है। क्या? हमारा इम्यून सिस्टम
इम्यून सिस्टम हमारा क्या करता है, कोरोना वायरस से लड़ने लगता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी से लड़ता है तो हमें क्या हो जाता है, बुखार आ जाता है। बुखार क्यों आ जाता है, आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को जब छोटा होता है बच्चा तो उसे BCG का टीका दिया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, या किसी व्यक्ति को जब भी वैक्सीनेशन किया जाए, उसको टीकाकरण किया जाए तो उसे क्या होता है, बुखार आ जाता है। बुखार क्यों आ जाता है कि जिस वायरस को मारने के लिए हम जो टीका दे रहे हैं उसके अंदर जो वायरस है उसका वो टीका दे रहे हैं, तो उस टीका में, उस वैक्सीन में उसका डुप्लीकेट वायरस होता है। डुप्लीकेट वायरस उस वैक्सीन में इसलिए डाला जाता है ताकि वह अपने जैसा वायरस जो बॉडी में उसको पहचान सके। इस वजह से जो भी वैक्सीन दी जाती है उसके अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर वायरस है पहले से, उसी के लिए हम वैक्सीन देते हैं कि इस वायरस को ख़त्म किया जाए। तो उस वैक्सीन के अंदर भी अंदर वाले वायरस को पहचानने के लिए एक डुप्लीकेट वायरस डाला जाता है। तो जब हमें वैक्सीन दी जाती है तो वो वायरस, जो डुप्लीकेट वायरस होता है, उसको पहचान जाता है कि वायरस कहाँ कहाँ पर है। और वैक्सीन के बाद क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनने लगते हैं। तो वैक्सीन के बाद होता क्या है कि एंटीबॉडी जो हमारे अंदर ओरिजिनल वायरस है, तो एंटीबॉडी हमारे वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती हैं वो उस वायरस से लड़ने लगती हैं। जब उस वायरस से लड़ती हैं तो हीट पैदा होती है। क्या होती है, हीट। हमको क्या दी गई है, वैक्सीन। वैक्सीन के अंदर डाला गया है क्या, डुप्लीकेट वायरस। क्या डाला गया है, कौन सा डुप्लीकेट वायरस, जो वायरस पहले से हमारे अंदर है उसी के जैसा एक डुप्लीकेट वायरस डाला गया ताकि ये वायरस उसको पहचान सके कहाँ है। और जैसे ही ये डुप्लीकेट वायरस उस अंदर वाले वायरस को पहचानता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, एंटीबॉडी बनाना चालू कर देता है। और एंटीबॉडी उस ओरिजिनल वायरस से जब लड़ती है, फाइट करती है, जब किसी की फाइट होगी तो क्या होगा, हीट उत्पन्न होगी। और हीट होगी तो हमें क्या हो जाता है, फीवर। इसी वजह से जब भी किसी बच्चे को या व्यक्ति को क्या है कि वैक्सीन दी जाती है तो उसे बुखार आ जाता है। इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर जो एंटीबॉडी बनते हैं वह ओरिजिनल वायरस से फाइटिंग करते हैं। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को कभी फुंसी हो जाती है और उसमें पस जम जाती है, पस हो जाती है, क्यों हो जाती है कि वहाँ पर होता है बैक्टीरिया, हमारे शरीर में होती है एंटीबॉडी। तो बैक्टीरिया और एंटीबॉडी जब लड़ते हैं आपस में तो क्या होता है, वो एक दूसरे को मार देते तो मरने के बाद क्या होता है, वहाँ पर पस बन जाती है। ऐसी जैसे कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, तो उसमें क्या था कि चेचक का जो वायरस था वो उन्होंने डाला था, इसका डुप्लीकेट वायरस। और डुप्लीकेट वायरस क्या करता है कि अंदर वाले वायरस को पहचान सके। अंदर वाले वायरस को पहचानने के बाद हमारी शरीर क्या करता है कि एंटीबॉडी वैक्सीन बनाती है। वह वैक्सीन से एंटीबॉडी जो बनती है वो अंदर वाले वायरस से क्या करती है, फाइट करती है। फाइट करने के बाद जब हीट उत्पन्न होती है तो हमें क्या आ जाता है, बुखार आ जाता है। एक देखिए आवश्यक सूचना, समस्त देशवासियों को सूचित किया जाता है कि कोरोना वैक्सीन के लिए आए हुए फ़ोन को अटेंड ना करें। क्या ना करें, अटेंड ना करें। रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, फिर कहेंगे कि आपके मोबाइल पर OTP आएगा, वह हमको बता दो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वैक्सीन आपको जल्द मिल जाएगी। और जैसे ही आप OTP बताएंगे आपका अकाउंट खाली हो सकता है, इसलिए आप सतर्क रहें। इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाएं और सभी को सुरक्षित रखें। अगर आप वैक्सीन की किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस का पालन करें। थैंक यू। तो हम आपको बता रहे थे कि जब वैक्सीन दी जाती है तो वैक्सीन से क्या होता है, एंटीबॉडी पैदा होती हैं और वो एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में ओरिजिनल वायरस है उससे फाइट करती है। फाइट करने के बाद क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है और हीट उत्पन्न होने से हमें क्या आ जाता है, फीवर आ जाता है। अब आप आगे देखिए, ये क्या है, हमने अभी बताया कि इसमें एम प्रोटीन और एन प्रोटीन और एस प्रोटीन और ई प्रोटीन, ये चार, ये क्या है, इसकी एंट्री प्रोटीन है। क्या है इसकी एंट्री प्रोटीन। एंट्री प्रोटीन क्या है कि जो हमने बताया कि रिसेप्टर है, हमारा रिसेप्टर पे जा कर के ये चिपक जाती है और जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। फिर क्या है कि इम्यून सिस्टम हमारा क्या करता है कि इम्यून सिस्टम जो हमारा बॉडी का है वो केंद्रक को एक संदेश देता है। हमारा जो न्यूक्लियर है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे जो इम्यून सिस्टम को हमारा जो हमने यहाँ बताया था कि ये क्या है, केंद्रक। यहाँ क्या बताया था कि हमारा ये न्यूक्लियर है। इसके बाद होता है क्या है कि हमारा जो न्यूक्लियर है वो क्या करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक मैसेज देता है। कौन देता है, हमारा न्यूक्लियर। हमारा जो बॉडी का न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर क्या करता है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को एक मैसेज देता है कि आप कोरोना वायरस को लड़के नहीं हरा सकते हो।
तो वो कहता है कि जब हम लड़के नहीं हरा सकते तो किया जाए, फिर जो हमारे लंग्स के ऊपर जो रिसेप्टर है उसको हम उखाड़ के फेंक देते हैं। इससे होगा क्या कि जो कोरोना वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन है तो ये चिपकेगी नहीं। जब ये स्पाइक प्रोटीन चिपकेगी नहीं तो ये फिर हमारे अंदर पहुंच नहीं पाएगा। तो फिर न्यूक्लियर कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। न्यूक्लियर कहता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम बीमार पड़ेंगे तो बीमार पड़ने के बाद हम क्या मेडिसिन लेंगे, और जब हमारे अंदर रिसेप्टर नहीं होगा तो मेडिसिन हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम जीवन में कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। तो कहते फिर किया जाए, तो न्यूक्लियर कहता है कि आपको ये करना है कि आप एंटीबॉडी बनाइए। किसके लिए बनाइए? कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी बनाइए। तब होता है क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करने लगता है? एंटीबॉडी बनाने लगता है। फिर एंटीबॉडी क्या करता है? कोरोना वायरस की, जो हमने कहा कि ये क्या है, स्पाइक प्रोटीन, इस स्पाइक प्रोटीन पर चिपक जाती है और इसे अंदर आने से मना करती है। कहाँ पर? जब ये चिपक जाती है तो फिर ये हमारे लंग्स के अंदर नहीं जा पाते। क्या होता है कि इसकी स्पाइक प्रोटीन चिकनी पड़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे अंदर आने से मना करता है। आगे देखिए आप, ये है वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है ये कोवैक्सीन, हमारे देश ने 2 वैक्सीन बनाई है। कोवैक्सीन जो कि भारत ने ही बनाई है, और ये है कोविशील्ड जो कि भारत ने रूस की सहायता से बनाई है। कोवैक्सीन में क्या है कि हमारा जो ओरिजिनल कोरोना वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कुचल करके ख़त्म करके इस कोवैक्सीन में डाला गया, और कोविशील्ड में जो है कि हमारा, हमने कहा कि डुप्लीकेट वायरस डाला गया है जो कि भारत ने रूस की सहायता से बनाई है। और एक जो आप वैक्सीन देख रहे हैं स्पुतनिक, ये बनाई है किसने? रूस ने। और एक जो वैक्सीन है फाइजर, फाइजर किसने बनाई है? यूएसए अमेरिका। जो फाइजर है ये वाली वैक्सीन अमेरिका ने, इन लोगों ने क्या किया है कि रूस ने और इसने फाइजर ने, जो अमेरिका ने ये फाइजर वैक्सीन जो बनाई है इनमें डुप्लीकेट वायरस कोरोना वायरस का डाला है। और आप जो ये देख रहे हैं ये बताने के लिए नहीं है कि किसने बनाई होगी। ये जो वैक्सीन है ये हमारा जो पड़ोसी देश है धोखेबाज चीन। कौन है? धोखेबाज चीन, ये उसकी बनाई हुई वैक्सीन है। तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। वैक्सीनेशन कराने से हुआ क्या कि जब भी व्यक्ति को वैक्सीन की डोज मिल जाती है तो उसके मरने के जो चांसेस हैं वो 90% कम हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 90% कम हो जाते हैं। आपको कोरोना तो हो सकता है लेकिन आपके जो 90% चांसेस हैं आप मर नहीं सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन मिलने के बाद होता क्या है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, और जब हमारे शरीर में एंटीबॉडी ज़्यादा बनेगी तो जो कोरोना की स्पाइक प्रोटीन है उस पर चिपक जाएगी। उस चिपकने के बाद वह चिकना पड़ जाएगा और रिसेप्टर के पास ही धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूर कराएँ। और इसमें एक और WHO ने एक गाइडलाइन दी है कि अगर कोवैक्सीन की 1 डोज और 1 डोज कोविशील्ड की दी जाए तो ये व्यक्ति को ज़्यादा प्रभावित होगी, ज़्यादा जल्दी अच्छा करेगी, ठीक करेगी। तो मेरी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर जी से कि जैसे स्पुतनिक या फिर फाइजर की अलग अलग डोज दी जाए किसी भी व्यक्ति को, तो ये ज़्यादा इफेक्टेड है कि जल्दी कोरोना उससे ठीक होगा। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर जी इसको चेक करा के इनकी अलग अलग डोज, एक कोवैक्सीन की और एक कोविशील्ड की, अगर दोनों ही कोवैक्सीन की डोज दी जाती है व्यक्ति को तो इतने जल्दी उसमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वह जल्दी सही हो। लेकिन WHO की माने तो WHO ने कहा कि एक डोज कोवैक्सीन की और एक कोविशील्ड की दी जाए, या फिर एक स्पुतनिक और एक फाइजर की दी जाए तो व्यक्ति जल्दी ठीक हो सकता है। आगे देखिए आप अभी इसमें देख रहे थे, हमने कहा था कि जो एंटीबॉडी है हमारी, अच्छा वैक्सीन क्या करती है, जो हमने आपको बताया अभी कि वैक्सीन, हमने ये तो बता ही दिया कि वैक्सीन का काम होता है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा को क्या करती है? बढ़ा देती है। और एंटीबॉडी की जो मात्रा जब बढ़ जाती है ना तो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन से चिपक जाती है और ये इसको अंदर जाने से मना करती है। और कुछ समय बाद कोरोना वायरस क्या होता है कि यह स्पाइक प्रोटीन को, कुछ समय बाद ये स्पाइक प्रोटीन से हमारे एंटीबॉडी चिपक जाती है, तो कुछ समय बाद ये हमारे जो रिसेप्टर है उसके पास ही कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है और अंदर नहीं जा पाता है। सारी चीज़ें हमारे शरीर में बॉडी के प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कोरोना वायरस जो है वह बॉडी के और किसी भाग से हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। कोरोना वायरस क्या है कि ये हमारे माउथ यानी मुंह और नाक के द्वारा ही फेफड़ों तक पहुंचता है, रिसेप्टर तक, और रिसेप्टर के बाद क्या होता है कि सांस लेने के बाद हमारे लंग्स में पहुंच जाता है, और किसी अन्य भाग से बॉडी के कोरोना वायरस प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हमारी जो कोशिका भित्ति होती है वह विशेष चीज़ों को ही अंदर ले जा सकती है। क्या करती है? विशेष चीज़ें ही हमारे अंदर जा सकती है। इसलिए कोरोना वायरस
हमारे बॉडी के अन्य भाग से अंदर नहीं जा सकता। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में वही लोग जा सकते हैं जो कि वहाँ के इलेक्टेड पर्सन हैं, ये नहीं कि हम भी जा सकते हैं और आप भी जा सकते हैं। इसी प्रकार से कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर के किसी भी भाग से जा सकता है, तो और कहीं से भी नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, अर्धपारगम होती है। और जो भी वैक्सीन है, ये जो हम आपको बता रहे थे, जितनी भी वैक्सीन है ये किसकी, mRNA की बनी होती हैं। mRNA की, mRNA का मतलब है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोरोना वायरस या फिर अन्य वायरस जो भी है वो क्या होते हैं कि आरएनए के बने होते हैं। किसके, ये है आरएनए और ये है डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। संसार में जितने भी वायरस हैं, जितने भी वायरस हैं वो सारे के सारे किसके बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं, आरएनए से बने होते हैं। और हमारा जो शरीर है वो क्या होता है, हमारे शरीर में डीएनए पाया जाता है। तब आरएनए क्या होता है, आरएनए है हमारा सिंगल हेलिक्स मॉडल, सिंगल हेलिक्स मॉडल। और डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलीय होता है, डीएनए होता है डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित होता है क्या, हमारा डीएनए। तो इसी वजह से क्या है कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस और ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, क्योंकि कोरोना वायरस का बना होता है आरएनए का, और हमारे शरीर में क्या होता है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित होता है, इसलिए हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस में होता है, डीएनए में। हमारे डीएनए में क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो हम कहें, आपको हमने बताया कि हमारे जो गुणसूत्र है, हमारा स्वभाव है, वो सब इसमें सम्मिलित होते हैं। संसार में आज तक आरएनए का गुणसूत्रों का पता लगाने के लिए विश्व में किसी भी देश ने आज तक कोई भी मशीन नहीं बनाई है जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि आरएनए के गुणसूत्र क्या हैं। आरएनए के गुणसूत्रों का पता लगाने के लिए आज तक कोई भी मशीन नहीं बनाई गई है, जबकि डीएनए का पता लगाने के लिए हमारे पास इसके डीएनए के गुणसूत्र पता लगाने के लिए मशीन है, जिससे हम डीएनए का पता लगा लेते हैं। अगर आरएनए के गुणसूत्रों का पता लग जाता तब संसार में जितने भी वायरस हैं उनका सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकल आता है। ये तो हम पता लगा सकते हैं कि आरएनए है, आरएनए है मतलब ये इसमें ये सिंगल कुंडली है, तो ये आरएनए है और ये सिंगल हेलिक्स मॉडल है। लेकिन आरएनए के गुणसूत्रों का पता लगाने के लिए विश्व में आज तक कोई भी देश इसके लिए मशीन नहीं बना सका है। कोरोना टेस्ट, कोरोना की जांच किससे करते हैं, कैसे करते, कोरोना की जांच आरटीपीसीआर सबसे कारगर जांच है। ये क्या है, आरटीपीसीआर मशीन है। क्या है, आरटीपीसीआर मशीन। आरटीपीसीआर मशीन से कोरोना की सबसे बेस्ट कारगर जांच की जाती है, जो कि एटलीस्ट 72 घंटे में इसका रिजल्ट आता है। ये 72 घंटे में रिजल्ट देती है। लेकिन सबसे कारगर जांच कौन सी है, आरटीपीसीआर। सबसे पहले आरटीपीसीआर में करते क्या है कि व्यक्ति के नाक या मुंह, व्यक्ति के नाक और मुंह से हम क्या करते हैं, इसका सलाइवा लेते हैं, लार या लार्वा लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि कोरोना वायरस आरएनए का बना होता है। सैंपल में हम क्या लेते हैं, इसका सलाइवा लेते हैं। और हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। हमने बताया था कि हमारे शरीर में क्या होता है, डीएनए। तब सबसे पहले लैब टेक्नीशियन क्या करते हैं कि सलाइवा से आरएनए निकालते हैं। क्या करते हैं, सलाइवा से जो हमने लार ली है इससे क्या करते हैं कि हमारे जो लैब टेक्नीशियन होते हैं वो इससे क्या करते हैं, आरएनए निकालते हैं। सलाइवा से क्या निकालते हैं, आरएनए आरएनए निकालता था। उस आरएनए को क्या करते हैं, डीएनए में बदलने के लिए चेन बनाते हैं, एक चेन बनाते तथा इस क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सलाइवा लेते हैं, सलाइवा से क्या करते हैं, आरएनए निकालते हैं, और आरएनए को क्या करते हैं, डीएनए में बदलते हैं। जब आरएनए को डीएनए में बदलते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आप ये देखिए, ट्रांसक्रिप्शन। हमने क्या किया कि आरएनए लिया, क्या लिया, आरएनए, और आरएनए को हमने किस में चेंज किया, डीएनए में। डीएनए में क्यों चेंज किया, क्योंकि आरएनए का तो हम पता नहीं लगा सकते हैं। आरएनए का पता लगाने के लिए विश्व में कोई भी देश आज तक आरएनए के गुणसूत्रों का पता लगाने के लिए मशीन नहीं बना सका। तो आरएनए से हमने क्या कहते हैं, डीएनए में चेंज करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
ठीक है, अब आप आइए आगे। कोविड-19 RT-PCR मशीन, जो कि हमने बताया कि कोरोना की जांच की सबसे कारगर जांच है, जिससे कि कोरोना का सही से पता लगाया जा सकता है। तो कोरोना की जांच किस किस से करते हैं? एक तो करते हैं हम RT-PCR के द्वारा। RT-PCR का मतलब है रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो एक तो हम क्या है कि RT-PCR जांच करते हैं कोरोना के लिए। एक दूसरी जो जांच होती है कोरोना की, वो होती है हमारी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो कोरोना की जांच दो प्रकार से की जाती है, एक तो RT-PCR जांच होती है और एक दूसरी जो होती है हमारी वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से होती है। अब हम क्या करते हैं, लिए गए स्लाइवा को, आप इधर देखिए, लिए गए स्लाइवा को हम क्या करते हैं कि जो RT-PCR मशीन में हम क्या करते हैं, डालते हैं। इसमें एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। क्या होती है? थ्रेशोल्ड वैल्यू। क्या होती है? थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। अब हम इससे देखते हैं कि कोरोना वायरस की कितनी चेन बनाई जाए कि कोरोना का पता लगाया जा सके। इस थ्रेशोल्ड वैल्यू में करते क्या है कि हमने एक चेन बनाई, हमें कुछ पता नहीं चला, हमने अगली चेन बनाई, कुछ पता नहीं चला, तीसरी चेन बनाई, उसमें पता नहीं चला। ऐसे एक मानक बनाया है हमारा 35 तक हम जाते हैं। तो यहाँ तक हमें कोई भी कोरोना वायरस अगर नहीं मिला, अगर हमें कोई भी कोरोना वायरस नहीं मिला तो हम क्या हुए? नेगेटिव। क्या कहलाए हम? नेगेटिव। और अगर हमने पहली चेन बनाई, दूसरी चेन बनाई, इसमें भी कोई कोरोना वायरस, तीसरी में नहीं मिला, चौथी में, करते करते जब हम एटलीस्ट 35 पर पहुँचे और लास्ट में हमको कुछ कोरोना वायरस मिलता है, कुछ कोरोना वायरस लास्ट में हमको मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव हैं। तब आप क्या है, कुछ भी कोरोना वायरस, तब आप पॉजिटिव हैं, लेकिन आपके अंदर क्या है कि कोरोना वायरस की मात्रा कम है। तो ये जो हम चेन बनाते हैं इसको बोलते हैं हम CT वैल्यू। क्या बोलते हैं? CT वैल्यू। CT वैल्यू। तो CT वैल्यू का मतलब है साइकिल ट्रांसक्रिप्शन वैल्यू। इसको क्या कहते हैं? साइकिल थ्रेशोल्ड। साइकिल थ्रेशोल्ड साइकिल थ्रेशोल्ड बोलते हैं हम किसको? CT वैल्यू को, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो इसमें मेरा मतलब है कि CT वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कोरोना की मात्रा हमारे शरीर में उतनी कम होगी, और CT वैल्यू जितनी कम होगी तो कोरोना की मात्रा इतनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। जैसे हमने पहली चेन बनाई, वो पहली चेन में हमें कोरोना वायरस मिल गया, तो क्या हुआ कि CT वैल्यू हमारी क्या हुई? कम हो गई है। CT वैल्यू क्या हुई है? हमारी कम हो गई। तो हमारे शरीर में CT वैल्यू जितनी कम होगी तो कोरोना की मात्रा उतनी अधिक होगी, और CT वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो कोरोना की मात्रा हमारे शरीर में इतनी कम होगी। आगे आप देखिए, कोरोना से बचाव के उपाय। कोरोना से बचने के लिए जो हमारे उपाय, हमारे शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडी बनाने के लिए हमें क्या होता है? विटामिन C की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? विटामिन C की आवश्यकता होती है। विटामिन C हमारे शरीर में कभी भी स्टोर नहीं रहता है। क्या नहीं होता है? स्टोर, संचित नहीं रहता है। जब भी हम बाथरूम करते हैं, पेशाब करते हैं, तो उसके द्वारा विटामिन C नष्ट हो जाता है। या फिर हम जैसे वाइन या शराब पिएंगे, अगर एल्कोहल लेंगे, तो हमारे शरीर में जो विटामिन C वो है नष्ट हो जाता है। तो क्या विटामिन C हमारे शरीर में क्या होता है कि एंटीबॉडी बनाने के लिए विटामिन C की आवश्यकता होती है। और विटामिन C का जो सबसे अच्छा स्रोत है तो वो क्या है? आंवला। दूसरा हमारा कि दही हो गया, छाछ हो गया, और ये हमारा जो ऑरेंज है, संतरा है। नींबू में भी विटामिन C होता है, लेकिन इसमें एक साइट्रिक एसिड भी होता है, तो नींबू बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। और ये हमारा जो कि कीवी है, कीवी में भी विटामिन C होता है। और हमारा जो अनन्नास है, इसमें भी विटामिन C होता है। तो विटामिन C के लिए हमें क्या है कि जिन फलों में हमारा विटामिन C है, जैसे हमने बताया कि आंवला हो गया, ये दही हो गया, छाछ हो गया, ऑरेंज हो गए, नींबू है, अनन्नास है, कीवी है, तो ये हमें विटामिन C लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन सकें। विटामिन C सबसे अधिक हमने बताया कि आंवला में पाया जाता है। हमारे शरीर में जिंक की भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। किसकी? जिंक की। Zn जो हमारा है जिंक की भी हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। अगर मेडिकल से जब भी आप मल्टीविटामिन की टैबलेट लो और उसमें जिंक ऐड हो, तो वो टैबलेट ज़्यादा कारगर होती है। ऐसी टैबलेट जिसमें कि जिंक प्लस है, जिंक ऐड है, ऐसी टैबलेट हमें दिन में 2 बार लेना चाहिए।
और हमने जो विटामिन सी बताया, तो विटामिन सी भी हमें दिन में 2 बार लेना ही चाहिए, ताकि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकें, हमारे शरीर के लिए एंटीबॉडी बना सकें। आगे आप देखिए, ये क्या है, ये है ऑक्सीमीटर। ये क्या है, ऑक्सीमीटर। इससे हम क्या करते हैं कि हम अपने शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है, क्या है, ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। इस पर आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है, SpO2। SpO2 इसका मतलब होता है सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन, सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन। तो इसमें होता क्या है कि ये जो वैल्यू देता है, ये परसेंटेज में देता है। जो हमारा ऑक्सीमीटर है, ये वैल्यू किस में देता है, परसेंटेज में देता है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल 95 से 100 है, कितना, 95 से 100 है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कैसा है, अच्छा है। और अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल 90 से 92 है, तो हमें क्या करना चाहिए कि डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए और चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि 90 से 92 है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया है, घट गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। पानी भी हमने आपसे कहा कि पानी हमको क्या करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए, ताकि क्या है कि हम स्वस्थ रह सकें। पानी भी हमारा H2 है, तो उसमें भी ऑक्सीजन होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और जो कि भी हमने बताया, इसमें विटामिन सी के अलावा क्या एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा करते हैं। अनानास जो पाइनएप्पल है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, तो अनानास भी आपको ज़रूर खाना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट अब हमारे शरीर में बनेंगे, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है उसको एंटीऑक्सीडेंट पूरा करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जो कि हमने जो बना आपको समझाया वीडियो के माध्यम से। और भी अधिक जानकारी हम कोरोना के बारे में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी हम लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।